हाय स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसे बोलते हैं, बेसिकली ये दर्शाता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, या तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो फोर्स जो चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान दो पार्टिकल्स या दो चार्जेस के बीच इंटरैक्ट करता है, आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि इस फोर्स के बारे में कूलम्ब्स ने बताया था, इसी वजह से इसे हम कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जाना करते हैं। इसी के रिगार्डिंग कूलम्ब्स के थ्योरी के रिगार्डिंग ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो क्या है हमारा कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ आइए देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ यानी दो चार्जेस के सिस्टम के बीच, जब हम बात करें दो चार्जेस के सिस्टम्स के बीच, जैसे एक चार्ज को हम मान लेंगे Q1, दूसरे पॉइंट चार्ज को हम मानेंगे Q2। जो बेसिक फॉर्मेट है हमारा, उसमें हम पॉइंट चार्ज को यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसके पास कोई डायमेंशन अवेलेबल ना हो। तो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, आइदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं R। तो इन दोनों चार्जेस के बीच इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन का जो कंडीशन कूलम्ब्स ने बनाया था, उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज, अगर इसमें हम दो फॉर्म्स के बारे में बात करें इज, तो पहला पार्ट जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of product of charges, यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हिंदी में हम बोलेंगे कि दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख सकते हैं, Q1 और Q2, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट्स। मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है हमने, तो हमें मैग्नीट्यूड का साइन यहाँ पे मॉड्यूलस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे ध्यान रहे, चार्ज हमारा पॉजिटिव भी होता है, चार्ज हमारा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का भी होता है, तो प्लस और माइनस व्हाटएवर, यानी आपने साइन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड को लाई कराना है, इसलिए हमने मॉड का साइन बनाया है। तो हम यहाँ पे नहीं डिलीवर करेंगे किसी भी साइन कन्वेंशन पे सीरीज को। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम दूसरे भाषा में हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोला करते हैं। और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to the square of the separation, between both charges, यानी दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। यानी
F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसे हिंदी में हम लोग व्युत्क्रमणापाती बोलते हैं। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस, यानी Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये है, यानी हमने यहाँ पे दो स्टेप्स का जिक्र किया। पहला जो हमारा कूलम्बिक फोर्स होता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन कर रहा होता है। मींस कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन के। इसे ही हम सेकेंडरी लैंग्वेज में इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हर वो बेसिक फोर्स जो कि 1/r² के प्रोपोर्शन होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा r² के, उसे हम बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के कैरेक्टरिस्टिक का वो पालन कर रहा होता है। तो ये है हमारा बेसिकली कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप इसे बोलते हैं। तो जब आप दोनों फोर्सेस को कंबाइंड रूप में यहाँ पे देखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या किया, Q1 into Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शन का सेक्शन क्या है हमारा, r²। तो ये हमारा बेसिक फॉर्म बना इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को इंक्लूड करके, यानी दोनों ही सेक्शंस को जब हमने फ्यूज किया तो हमारे पास ये एक कंसीडरेबल वैल्यू हम बनाते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसे हम यहाँ पे K बोल सकते हैं। K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K Q1 Q2 by r², यानी ये हमारा एक बेसिक मेथड का फॉर्मूला बना, जहां पे K हमारे लिए क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना करते हैं। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट या हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे K की जो टेक्निकल वैल्यू है वो 1/4πε0 के बराबर है, जिसका वैल्यू अगर हम न्यूमरल वैल्यू की अगर हम बात करें तो लगभग 8.98, ठीक है, 8.98, जिसे हम लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 9 यूज करेंगे इसके लिए, जो हमारे किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में ज्यादा बेहतर टर्म है हमारे लिए। तो 9 × 10⁹ का हम यूज करेंगे। अगर हम इसके यूनिट्स के बारे में बात करें कि K का जो हमारा पर्टिकुलर यूनिट होगा उसको हम यहाँ से डिराइव कर सकेंगे। अगर मान के चलिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r² है, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, F r² by Q1 into Q2। अब फोर्स के लिए जो हमारा ऐसा यूनिट है वो है मीटर। r² यानी कि डिस्टेंस, यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज है हमारा कूलम्ब जिसका ऐसा यूनिट होता है, तो C into C, दोनों चार्जेस हैं हमारे लिए, तो C²। तो जब C² को आप ऊपर ले जाएंगे तो C के पावर -2 लिख पाएंगे इस वैल्यू। तो K हमारे लिए क्या है, K एक कांस्टेंट के रूप में यूज होता है। यहाँ पे एक चीज हम ध्यान गौर कर सकते हैं, K को हम कई पार्ट में हम इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। K आप लिख सकते हैं, आप इसे स्मॉल k लिख सकते हैं, और K स्मॉल k, और आप बेस में E लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए K स्मॉल e आप यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिकली कूलम्ब्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड के साथ हम, यानी कि ये एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, किस मैग्नीट्यूड के साथ हमारा फोर्स इंटरेक्ट करता है दो चार्जेस के सिस्टम के बीच। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है K = 1/4π, इसे हम बोलते हैं इप्सिलॉन,
इप्सिलॉन और ये है नॉट की सिंबल, तो इप्सिलॉन नॉट। तो आइए देखते हैं ये कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इप्सिलॉन नॉट, वो बेसिकली हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को। अब यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास परमिटिविटी, ये क्या है? तो ये है हमारा, इसे आप कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस बाय ए मीडियम, यानी कोई मीडियम किसी भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को यानी इलेक्ट्रिक बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आप मान ले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान ले, उसको अपने मीडिया के तौर पे कितना इन्फ्लुएंस करवाना चाहता है, मींस कि कितना एक्सेप्ट कराता है एज ए मीडियम किसी चार्ज के फील्ड को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को कितना आप एसोसिएट कर पाएंगे, कितना आप उसे मॉडरेट कर पाएंगे, कितना आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। एज ए मीडियम आप कोई कंडक्टर यूज कर सकते हैं, आप इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, आप वैक्यूम यूज कर सकते हैं। तो हर मीडियम का जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर होगा वो उस एलिमेंट के यानी मीडिया के कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग डील किया जाएगा, और उस कॉरस्पॉन्डिंग मीडिया के टर्म के हिसाब से अगर हम उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को चेकआउट करें, हम देखें कि वो मीडिया इलेक्ट्रिकली कितना खुद को प्रेजेंट करा रहा है उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के सपोर्ट में, उसे हम बोल सकते हैं उसका इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस का बिहेवियर, जिसे हम दूसरे लैंग्वेज में नाम देंगे इसे परमिटिविटी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये है हमारे लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और अगर हम बात करें नॉट के लिए, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका है? ये ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम और फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू यानी कि इसकी जो न्यूमेरल वैल्यू है वो है 8.85 into 10 to the power minus 12। ठीक है। अब इसकी अगर हम ऐसा यूनिट को कंसीडर करें, तो जो हमारा ऐसा यूनिट बनेगा वो है, आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई का कोई यूनिट अवेलेबल नहीं होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट तो 1 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर आप इसे रिवर्स फॉर्म में यूज करें तो आप पाएंगे c स्क्वायर न्यूटन -1 पर पावर और मीटर टू द पावर -2। ये वैल्यू हम पाते हैं इसके लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी आप k को स्मॉल के लिखे, स्मॉल के e लिखे, इसकी जो कॉमन वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जिसकी वैल्यू को हम इन कॉमन यूज करेंगे हमेशा 9 into 10 to the power 9। ऐसा यूनिट देख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 के लिए। तो ये तो है हमारा एक कांस्टेंट जिसमें हमने पार्ट देना है किसी भी कंडीशन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को। तो अगर आप इसमें किसी एग्जांपल को कंसीडर करें, तो दो चार्जेस अवेलेबल हैं हमारे पास, एक है 4 कूलम, मान के चलिए एक है -3 कूलम, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 3 मीटर। तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किस तरीके से काम करेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी F जो होगा यहाँ पे एक अट्रैक्टिव नेचर का मिलेगा हमें, वो चार्ज देख के आसानी से देख सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और जो जनरलाइज्ड केस है उसे हम स्टडी करेंगे कि अगर चार्ज में अगर हम
इंडक्शन के केस को ऐड कर दे तो फिर किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा दोनों चार्ज के बीच का इंटरेक्शन, वो हम डिटेल लेटर ऑन स्टडी करेंगे। फिलहाल हम एक कॉमन सीक्वेंस में देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं। F जो होगा हमारा, F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फॉर्मूला का, या फिर इसके जगह पे आप क्या यूज कर लें, K यूज कर लें, दोनों एक ही चीज है। यानी ये जो वैल्यू है वो रिगार्डिंग वैक्यूम के लिए, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम में होता तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती, 9 × 10⁹ Q1 क्या है 4, Q2 क्या है -3, तो हमारे पास यहाँ मॉड का सिंबल है तो आपने माइनस यूज नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली लिख लें 3 R स्क्वायर, R डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेपरेशन, वो क्या है 3, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसे 3 × 3। तो आप 3 से 9 को आप यहाँ पे आसानी से आप कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो F इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4 × 3 इज इक्वल टू 12 × 10⁹9 न्यूटन। ये है दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, जो कि कौन से कंडीशन का होगा, अट्रैक्टिव। अगर ये चार्ज प्लस होता, ये चार्ज अगर प्लस होता तो सेम मैग्नीट्यूड आंसर आता, बट फोर्स का जो नेचर होता वो क्या होता, रिपल्सिव, चूंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करता है वहां पे रिपल्सन के अंदर कंसीडर करता है। तो ये है हमारा एक सिंपल फॉर्म में आपका कूलम्बिक फोर्स यानी कि कूलम्ब्स लॉ। अगर आप इसे एलिमेंट के रूप में डिस्कस करें तो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ पर हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब दो पार्टिकल्स है, एक बार आप इसे मास मान लें m1 m2 और दूसरी बार आप इसे चार्ज मान लें q1 q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आप क्या मान लें, इसे r। तो न्यूटन्स लॉ में यानी कि फोर्स ऑफ न्यूटन जो था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या था हमारा g m1 m2 बाई r स्क्वायर, और कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया 4 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप बोले, या फिर k की वैल्यू बोले k q1 q2 बाई r स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही फॉर्म्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन कर रहा है। यहाँ पे r स्क्वायर और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म में, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कूलम्बिक कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास है और ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। और सबके मास नेगेटिव नहीं होता इसलिए यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है, बट चार्ज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, सो यहाँ पे आपको मॉड यूज करना है ताकि वैल्यू को आप नेगेटिव सस्पेंशन में यूज ना कर पाए। तो कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स लॉ काफी हद तक एक दूसरे के काफी सिमिलर है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों ही फोर्स एक फंडामेंटल पोजीशन पे काम करते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं, दोनों ही फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस के रूप में कंसीडरेबल है, दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल फोर्स के रूप में कंसीडर की जाती हैं। इसी वजह से दोनों ही फोर्सेस के बीच की जो सिमिलरिटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जिस प्रकार हम ग्रेविटेशन लॉ में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूज करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इवैल्यूएट करते हैं, और ऑलमोस्ट सेम कंडीशन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी हम इवैल्यूएट कर पाएंगे लेटर ऑन। तो हमने यहाँ पे देखा कि कूलम्ब्स लॉ और बेसिकली न्यूटन्स लॉ एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स को बनाते हैं, रेदर इन दोनों में कोई समानता नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंसीडरेशन, जैसे कि वो चार्जेस के बीच है, ये मास के बीच में है, लेकिन दोनों की जो सिमिलरिटी है यानी कि जो दोनों के फॉर्मूला का जो कॉन्सिक्वेंस है वो दोनों काफी हद तक सिमिलर है। तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे एक वेक्टर का सस्टेंशन काफी जरूरी है, यानी कि जब हम मोर देन 2 चार्जेस के सिस्टम को कंसीडर करें, यानी कि 3 चार्जेस के सिस्टम को या फिर 4 चार्जेस के सिस्टम को कंसीडर करें, तब यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस के बीच का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, मींस अगर हम सारे फोर्सेस को ऐड करके अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करें तो हम वहाँ पाएंगे कि हमने वहाँ पे वेक्टर एडिशन का यूज करना है। इसी वजह से हमने यहाँ पे वेक्टर ट्रीटमेंट को काफी ध्यान रखना है, ताकि हम कूलम्ब्स लॉ के रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस को काफी आसानी से हम सॉर्ट आउट कर पाए, उस पर शॉर्ट हैंड यूज कर पाए। यह है कूलम्ब्स लॉ हमारा वैक्यूम के केस में।
अब अगर मान के चलिए, अगर ये एक ऑलमोस्ट एक जनरलाइज केस है हमारे पास, इसी तरीके से अगर हम कूलम्ब्स लॉ के कुछ अनदर केसेस को अगर हम डिस्कस करें, कुछ अनदर पोजीशंस के रूप में, तो हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स की ओर सस्टेन कर सकते हैं। अपना पूरा का पूरा जो रिजल्ट है हम लोगों का वो है, अगर मान के चलिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटॉमिक असेंबली हमारे पास जिस तरीके की है उस तरीके की अगर हम बात करें, तो मान के चलिए हम हाइड्रोजन एटम यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर भी 1 है इसका, और इसका मास नंबर भी क्या है 1, यानी कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है। मान के चलिए v स्पीड से v वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहा है इसके सर्कुलर पाथ पे ऑन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस, ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, वो है हमारा r, क्लियर। अब अगर आप इसे बेसिक न्यूक्लियस का ट्रांजिशन माने, तो जो हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, यानी कि ये जो चार्ज है हमारा, ये चार्ज क्या है Q1, और ये चार्ज हमारे लिए क्या है Q2। यहाँ पे एक प्रोटॉन है तो चार्ज क्या हो गया 1, यानी एक प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया E। लेकिन अगर ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर भी क्या होता, अलग अलग होता, तो हम चार्जेस का टोटल नंबर क्या बोलते हैं Ze। Z क्या होता हमारे लिए एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के असेंबली में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, एसोसिएट होंगे, बट इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग ऑर्बिट पे चक्कर काटेगा। इसी वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स पर को कंप्लीट कंसीडर करने के लिए आपको ईच इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का इंटरेक्शन देखना पड़ता है। तो Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है -e, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q1 को आप मान लें Ze और आप Q2 को मान लें -e। अब हाइड्रोजन के केस में Z क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम Z क्या है आपके लिए, वो है 1। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो K है कांस्टेंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 by r², ठीक है। तो आपने Q1 को क्या लिखना है, Q1 को आपने लिखना है Ze, Q2 को क्या लिखना है आपने E। चूंकि हम मॉड में रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो मॉड्स में यूज करने की वजह से आप माइनस से यहाँ पे यूज ना करें, और अगर आप माइनस यूज करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे मॉड को फिर से सस्टेन करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप इस माइनस साइन को रिलीज कर पाए। और दोनों के बीच का जो पोजीशन है, यानी कि प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हमने क्या माना है r, यानी कि बेसिकली एक एटम के लिए एक रेडियस भी है, एक रेडियस का भी यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। तो F इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए, ये है हमारा K Z E² by r²। यानी अगर आपने रेडियस आपको अगर पता हो, ठीक है, तो आप काफी आसानी से देख पाएंगे कि कितना फोर्स उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा होगा, सॉरी प्रोटॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सिस्टम है वो कितना फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी को देखें, तो मान के चलिए कि इस इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम me से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होगा, यानी कि सर्कुलर पाथ पे मोशन में होगा। तो अगर हम बात करें कि कितने वेलोसिटी के साथ ये मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में, तो हमने यहाँ पे एक चीज देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एसोसिएटेड है, ये डायरेक्शन है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के रिगार्डिंग। तो हमने क्या देखा, तो मान के चलिए अगर आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है केवल, तो आपने केवल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ पे एडजस्ट करना है, वो इस तरीके का है, यानी कि सेंटर की तरफ है, सेंटर पे न्यूक्लियस लाई करना है। तो अगर कोई भी फोर्स जब आप सेंटर की तरफ यूज करते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन के केस में, तो आप उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये F वेक्टर है, और ये F वेक्टर पर्टिकुलर क्या है, ये F वेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, वही बेसिकली एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ट्रीट किया जा पा रहा है,
ताकि कोई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के वजह से ऑर्बिट पर ओरिएंटेशन कर रहा होगा और रिवॉल्व कर रहा होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है आपके लिए, तो K Z E स्क्वायर बाई K इंटू R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने क्या पढ़ा है, तो M V स्क्वायर बाई R। मास क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me। तो आप एक R से एक R आप कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो Me को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें तो V स्क्वायर इज इक्वल टू होगा K Z E स्क्वायर और Me क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो आप लिख पाएंगे Me इंटू R। और जब आप स्क्वायर को आप ट्रांजिशन में लाएंगे, इक्वलिटी ट्रांजिशन में लाएंगे, तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं इक्वलिटी के साथ, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, रूट। तो यानी कि एक हमारे पास जो बेसिक टर्म है वो क्या है, K Z E स्क्वायर बाई Me R, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसे कुछ और मॉडरेट वैल्यूज में E को आप वैल्यूज को बाहर निकालिए, बस अब हम एक कॉमन आंसर छोड़ते हैं इसी तरीके से, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा होगा, और वो किस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही ऐसा कंडीशन हमें मिलता है कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा होता है। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ही उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। इसी रिवॉल्यूशन के साथ हमारा कोई भी एटम फॉर्म करता है, और उसी एटम स्ट्रक्चर्स के साथ हम अपने किसी भी मैटर को इंटरेक्ट कराते हैं, हमारे मैटर का जो हमारा सिस्टम है वो हम बना पाते हैं। तो ये है हमारा एक बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जिसे आप कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे आसानी से इसे, जो कि किसी भी चार्जेस के सिस्टम्स के बीच के इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कूलम्ब्स ने बनाया था। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। मीडियम में फोर्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कि वैक्यूम के अलावा अगर किसी दूसरे मीडियम में दो चार्जेस का सिस्टम अवेलेबल हो या फिर मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम हो, तो हम उसे कैसे कूलम्ब्स लॉ से फॉर्म कर पाते हैं। थैंक यू।